आपको वोक्सवैगन कंपनी मालूम है ना? वो कार्स बनाती है। उसकी दुनिया भर में फैक्ट्रीज हैं और दुनिया भर में उसका मार्केट भी फैला हुआ है। उसी कंपनी ने एक फैक्ट्री एक्सपांशन प्लान किया था यूएस में, अमेरिका में, जो रद्द कर दिया। उस मार्केट में, जिसे कभी दुनिया का सबसे रिलायबल इंडस्ट्रियल मार्केट माना जाता था, वहाँ पर वोक्सवैगन ने अपना फैक्ट्री एक्सपेंशन प्लान कैंसिल कर दिया। क्यों? इसलिए क्योंकि उनको 2025 के पहले ही 9 महीने में लगभग 2.5 बिलियन का टैरिफ रिलेटेड खर्चा हुआ। व्हीकल्स में, स्टील में, एल्यूमिनियम में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और क्रॉस बॉर्डर सप्लाई चेन में। और अगर इसी गति से उनका ये नुकसान जारी रहेगा तो उनका सालाना नुकसान करीब करीब 3.4 से लेके 4 बिलियन डॉलर यूरोस तक पहुंच जाएगा। आपको पता है 1 बिलियन मतलब कितना? 9,000 करोड़ रुपीस। मतलब आप सोचो कि इतना बड़ा नुकसान वोक्सवैगन हर साल झेलेगी। और ये उस कंपनी के लिए हो रहा था जो ऑलरेडी अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर चुका है। उनका इलेक्ट्रिफिकेशन में, बैटरी लोकलाइजेशन में, नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी टेंस ऑफ बिलियंस ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट अमेरिका में कर चुकी है। इसका मतलब वोक्सवैगन ये अमेरिका के लिए नई कंपनी नहीं थी। उनकी ऑलरेडी टेनेसी में बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी की फैक्ट्री है। उसमें हजारों अमेरिकन वर्कर्स वहाँ पर काम करते। साउथ कैरोलिना में भी उनकी करीब करीब 2 बिलियंस की कमिटमेंट थी। स्टेट गवर्नमेंट ने उनको 1 बिलियन से ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए थे, टैक्स अबेटमेंट दिए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग दी थी, वर्कफोर्स ग्रांट्स भी दिए थे। अब सामान्य परिस्थितियों में ये एक्सपेंशन अगर हो जाता तो वो दशकों तक लॉक हो जाता, यानी कि वो 20-30 साल तक ये इन्वेस्टमेंट यूएस में ही रहती। लेकिन टैरिफ ने ये पूरा गणित बदल दिया। अब इंपोर्टेड व्हीकल और क्रिटिकल कंपोनेंट्स पर लगभग 27% तक का टैक्स बर्डन आ गया है। इस वजह से लोकली असेंबल कार भी इन्फ्लेटेड कॉस्ट के साथ आने लगी। सभी फोरकास्ट एक ही बात बता दें कि ट्रेड वॉर एनवायरनमेंट में एक्सपांशन करने से शेयर होल्डर डरता है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से शेयर होल्डर डरता है, उसकी वैल्यू नष्ट हो जाती है। इनफैक्ट वो वैल्यू शायद हो सकता है कि बनेगी ही नहीं। अब फैक्ट्री जो भी लगाता है तो कोई शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं लगाता है, वो कम से कम 20-30 साल का कमिटमेंट होता है। अब जैसे वोक्सवैगन कंपनी है, वो तो ऑब्वियसली 30 से 40 साल का प्लान लेके आती। रेगुलेटरी कंटिन्यूटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर वो सारी चीज़ें आधारित होती है। वो सारी चीज़ें दिखती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है क्या, रेगुलेटरी कंटिन्यूटी वहाँ पर अपने को मिलेगी क्या, उसी आधारित पे वो इन्वेस्टमेंट करती है। लेकिन एक ही साल में इतने टैरिफ इम्पोज हुए, इतने एस्केलेट हुए और इतने एडजस्ट हुए, और ऊपर से इन टैरिफ्स को एक धमकी की तरह अमेरिका यूज़ करता है। अब ऐसे ग्लोबल बोर्ड के लिए ये पैटर्न सिर्फ एक ही सिग्नल देता है, ये अनइन्वेस्टेबल रिस्क है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही बात नहीं है। और कैपिटल, जब हम लोग किसी भी चीज़ पर कैपिटल लगाते हैं तो स्पेशली फैक्ट्रीज अगर हम लोगों को लगानी, तो हम लोग क्यों निगोशिएट करेंगे? हम लोग बोलेंगे भाई हम लोग निगोशिएट तो नहीं करेंगे, हम लोग अपने आप को रिलोकेट कर लेंगे, हम लोग दूसरी जगह पे फैक्ट्री लगा लेंगे, आपके यहाँ पर नहीं लगा लेंगे। ये मगजमारी हम लोगों को समझ में नहीं आती, यही बोलेंगे हम लोग। वही वोक्सवैगन ने किया। इसीलिए वोक्सवैगन का ये जो फैसला है ये एक्चुअली एक कंपनी तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी इस चीज़ को देख रहे हैं। अगर वोक्सवैगन के साथ ये हो रहा है, इतनी स्टेबल कंपनी, इतनी स्टेबल प्रोडक्शन और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके वो यूएस गया था, और उसके साथ अगर ये होता है तो ये हमारे साथ भी तो हो सकता है। यानी कि अमेरिका अब स्टेबल प्रोडक्शन हब से बदल कर वोलाटाइल एंड मार्केट में बदल चुका है। तो वहाँ पर हम लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे? वहाँ पर शायद वोक्सवैगन को देख के कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए अब रेडी नहीं होगा। लेकिन उसी समय ये इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है? ये इन्वेस्टमेंट जा रही है इंडिया में, ये इन्वेस्टमेंट जा रही है चाइना में, ये इन्वेस्टमेंट जा रही है वियतनाम में, ब्राज़ील में, और ये इन्वेस्टमेंट जा रही है कनाडा में। अब हम लोग कनाडा की बात करते हैं। कनाडा के पास, क्योंकि फैक्ट्री एक बड़ा सेटअप है, ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे पैसे वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए। वो पूरा तामझाम उठा के अगर उनको इंडिया लेके आना है तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी गिनेंगे, वो बहुत ज़्यादा है। तो उससे बेटर है कि वो कनाडा चले जाए। कनाडा वहाँ से बहुत नज़दीक है, और कनाडा ने उनको अल्टरनेटिव के रूप में पोजीशन भी की है। उनके पास टैरिफ की क्लैरिटी है, उनके पास रेगुलेटरी ड्यूरेबिलिटी है, उनके पास प्रेडिक्टेबल एनर्जी प्राइसिंग भी है। तो वो एक सही मार्केट हो जाएगा, वो एक सही फैक्ट्री प्लान हो जाएगा। उस हिसाब से वो लोग
वोक्सवैगन जो है वो वहाँ पर अपने आप को रिलोकेट करना। ये इस ट्रेड वॉर का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट हेडलाइंस या फैक्ट्री क्लोजर्स में ये दिखता नहीं है। मतलब जैसे जो फैक्ट्री जो जैसे पकड़ लीजिए कि कोई भी बड़ी कंपनी फैक्ट्री लगाती है तो क्या 10 साल के लिए तो नहीं लगाती है, वो 20-30 साल का इन्वेस्टमेंट साइकिल प्लानिंग करती है। अगर कोई देश में स्क्रीनिंग प्रोसेस में ही फेल हो गया, मतलब वो फैक्ट्री वहाँ पर प्लान हुई थी लेकिन वो हुई ही नहीं, वहाँ पर लगी ही नहीं, जो प्रोजेक्ट अब पब्लिकली तो वो दिखा ही नहीं, मतलब पब्लिकली ये फेल नहीं हुआ, जो फैक्ट्री ऑलरेडी लग चुकी है वो नुकसान में चली गई और उसके बाद वो पब्लिकली फेल दिखता है, वो हेडलाइंस में आता है, वो न्यूज़पेपर में आता है, लेकिन जो फैक्ट्री लगी ही नहीं, जो लगने वाली थी एक्चुअली, जिसका अप्रूवल ही नहीं हुआ, जिसकी रिबिन ही नहीं कटी, जिसकी ग्राउंड ब्रेक ही नहीं हुई, जहाँ पर वर्कर्स ही हायर नहीं हुए, तो वो जॉब्स स्टैटिस्टिक में दिखती नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट स्टैटिस्टिक में या किसी पेपर पे दिखती ही नहीं है। तो वो नुकसान जो गिनती में नहीं आता है लेकिन है तो नुकसान, वो नुकसान बहुत बड़ा है जो अमेरिका अभी फिलहाल झेल रहे हैं। एस्टीमेट के अनुसार 2025 की शुरुआत में करीब करीब 2026 तक 1000 से ज़्यादा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन प्रोजेक्ट्स यूएस के लिए जो मॉडल किए गए थे, यूएस में ही हम लोग ये करेंगे करके इस तरीके का उनका डिज़ाइन किया गया था, वो कैंसिल हो गए या तो वो रीडायरेक्ट हो गए वही उन्हीं कंट्रीज़ में, जैसे कनाडा बोलो, इंडिया बोलो, चाइना बोलो। यहाँ पर हर प्रोजेक्ट का कम से कम औसतन 1000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करने का एक रुतबा बना था। अब और इनडायरेक्ट कम से कम जॉब्स उससे बनते हैं, उससे भी 2-3 गुना ज़्यादा, मतलब करीब करीब 3000 लोग एक फैक्ट्री से जुड़े हुए लोग एम्प्लॉयड हो जाते थे। यानी कि 3 मिलियन से ज़्यादा पोटेंशियल अमेरिकन जॉब्स अस्तित्व में आने से पहले ही समझ लीजिए आप मिट गए, खत्म हो गए, क्योंकि फैक्ट्री लगी ही नहीं। स्पेशली ऑटोमोटिव सेक्टर में टैरिफ के कारण प्रति व्हीकल, मतलब हर व्हीकल के पीछे करीब करीब 4000 से लेके $6500 तक का अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है। कुछ समय तक कंपनियां ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर सकती है क्योंकि वो प्लानिंग में होती है, उनके पास बड़ा पैसा होता है। ये प्लानिंग में रहती है, 20-30 साल का प्लानिंग होता है, तो इसमें अगर एक साल में कुछ ऐसा हो भी जाता है तो ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन अगर मार्जिन्स बार बार कॉम्प्रेस करने पड़े, अगर मार्जिन्स ही बार बार कम होते जाए तो फिर वो नया प्लान तो अप्रूव नहीं करेंगे ना, वो उसमें एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो चल रहा है चलने दो, लेकिन जो नया प्लांट वो लगाने वाले या नई फैक्ट्री लगाने वाले वो तो वहाँ पर नहीं लगाएंगे। कनाडा इस डिस्प्लेस्ड कैपिटल का मुख्य डेस्टिनेशन बन गया। क्यों? क्योंकि वो नज़दीक में ही है। अब वहाँ पर क्या वेजेस कम है क्या जिसके लिए लोग कनाडा भाग रहे? नहीं, वहाँ पर वेजेस बिल्कुल कम नहीं है। फिर वहाँ पर सब्सिडी ज़्यादा दे रहे हैं क्या? वो भी नहीं है। लेकिन वहाँ पर एटलीस्ट प्रेडिक्टेबिलिटी तो है, एक स्टेबल ट्रेड फ्रेमवर्क तो बना हुआ है, एक कंसिस्टेंट रेगुलेटरी टाइमलाइन तो है, एक प्रेडिक्टेबल एनर्जी प्राइसिंग तो वहाँ पर बनी हुई है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो कैपिटल प्लानर्स के लिए सोना है। यहाँ पर जैसे ही ये स्टेबिलिटी दिखती है, इन्वेस्टमेंट वहाँ पर भागती है। एक साल में नॉर्थ अमेरिका में नए यूरोपियन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का लगभग 60% तक कनाडा ने कैप्चर किया है, ऐसा कोई एस्टिमेट्स बता दे। 40% आप पकड़ लो, भले 30% पकड़ लो, लेकिन ये भी तो बड़ी चीज़ है। अब लॉन्ग टर्म प्रभाव, इसका लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट्स है वो और ज़्यादा गंभीर है। अब एक बड़ी ऑटोमेटिव या बैटरी फैसिलिटी कम से कम 20 साल में एक स्टेट को कम 1.5 बिलियन तक का लोकल टैक्स रेवेन्यू जनरेट करके देती है किसी भी स्टेट को। अगर ऐसे कम से कम 1000 प्रोजेक्ट्स कैंसिल हुए जो एस्टिमेट्स बता रहे हैं, तो इसका मतलब $1 ट्रिलियन का क्यूमुलेटिव इंडस्ट्रियल टैक्स रेवेन्यू इनका जो बनने वाला था, जो उनको मिलने वाला था, वो अब मिलेगा ही नहीं, वो गैप बन गया वहाँ पर। मतलब अमेरिका पता नहीं क्या कर रहा है, या ये डोनाल्ड ट्रंप तो डेफिनेटली इडियट है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा ऐसे ही तो 2030 तक मतलब 2035 तक शायद यूएस को कम से कम 6 से लेके $8 ट्रिलियन तक का क्यूमुलेटिव जीडीपी ग्रोथ गंवाना पड़ सकता है। ये बहुत बड़ा है। रिसेशन की वजह से नहीं है ये बल्कि फॉरगॉन प्रोडक्टिविटी जो यहाँ पर आने वाली थी, जो आई ही नहीं, ऐसी प्रोडक्टिविटी के लिए आप 6 से $8 ट्रिलियन का नुकसान कर रहे हैं। ये हाई वेजेस इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के कारण भी नहीं है कि वहाँ पर वेजेस ज़्यादा है, यहाँ पर लेबर ज़्यादा है, इसकी वजह से फैक्ट्री तो ऑलरेडी वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन क्योंकि आपके
गणित सारे ये बैठते ही नहीं है, उसके वजह से हम लोग वहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, उस वजह से ये नुकसान है। वहाँ पर वहीं पर कनाडा ने एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में लगभग दोगुनी ग्रोथ रेट बना के रख सकता है वो, क्योंकि अमेरिका उसको वो गैप दे रहा है। अब आप समझिए कि इंडस्ट्रियल कैपेसिटी मतलब क्या सिर्फ फैक्ट्रीज होती है क्या? नहीं, वो नेशनल सिक्योरिटी होती है, वो टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप होती है, वो एक डिप्लोमेटिक लिवरेज की नींव होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भले ही कल सभी टैरिफ्स शायद हो सकता है कि रोल बैक हो जाए, क्योंकि अमेरिका भी ये नुकसान सहन नहीं करना चाहता, लेकिन जो नुकसान ऑलरेडी इस टैरिफ की वजह से हो गया है 6 महीने में, 8 महीने में, ये 1 साल में, वो तो जनरेशन तक रिवर्स नहीं हो सकता, वो होने की गारंटी भी नहीं है, क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्रियल पावर पाथ जो है वो डिपेंडेंट होती है। वो 1 साल के बाद हम लोग ये करेंगे, 2 साल के बाद हम लोग ये करेंगे, 3 साल के बाद हम लोग इतना इन्वेस्ट करेंगे, 4 साल के बाद हम लोग यहाँ पर फैक्ट्री लगा देंगे, 5 साल के बाद हम लोग इतना प्रोडक्शन निकाल लेंगे, 6 साल के बाद हम लोग उसको बेचना चालू करेंगे, और शायद 10-15 साल के बाद हम लोग उसमें प्रॉफिट जोड़ना चालू करेंगे। ये 10-15-30 साल की प्लानिंग होती है, ये गायब हो चुकी है अमेरिका से, आगे कभी वापस होगी ही नहीं, क्योंकि और जो नुकसान हुआ है वो तो आप भर के नहीं दे सकते। कैपिटल वही कंपाउंड होता है जहां पर उसको सुरक्षा महसूस होती है। मैं वहां पर ही पैसा लगाऊंगा ना जहां पर मुझे मतलब लगता है कि ये मतलब मैं मेरी सुरक्षा देखूंगा, वहीं पर मैं पैसा लगाऊंगा। फैक्ट्रीज भी वही करती है। ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी अगर एक बार खो देना तो वो तुरंत वापस ले कर आना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वोक्सवैगन का ये फैसला सिर्फ एक कैंसल फैक्ट्री के रूप में याद नहीं किया जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया इस चीज़ को देख रही है। अगर वोक्सवैगन के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। हम लोग वहाँ पर फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे थे, हम लोग वहाँ पर सोच रहे थे इन्वेस्टमेंट लेके जाने के लिए, लेकिन अगर वोक्सवैगन के साथ ऐसा हुआ है तो हम लोग रुक के ये सारी चीज़ें करेंगे। ये क्षण इस रूप में याद किया जाएगा जब ग्लोबल इंडस्ट्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि यूनाइटेड स्टेट्स अब प्रेडिक्टेबल एंकर नहीं है और वो एक रिस्क बन चुका है। इंडस्ट्री ऑफ पावर ये ड्रामेटिक कोलैप्स से नहीं गिरती, ये बल्कि एक मिस अपॉर्चुनिटी से गिरती है, जो यूएसए ने ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। थैंक यू सो मच।